बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा होगा कि इस चैनल से लूसेंट किताब का निचोड़ कराया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी हो चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस हो चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी रेलवे बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्ज़ाम, वे तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हमारे चैनल से जो भी जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं वे सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं और वे सभी फुल डिस्कशन पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो पहले आप वीडियो देखिएगा, वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को लास्ट में जाकर सब्सक्राइब करेंगे और जिन सवालों का अगर आपको प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय को हम गवाए हुए सीधे एक मोटिवेशनल लाइनों से शुरुआत करते हैं कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। क्या कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए इसी ठान की उम्मीदों के साथ हम शुरुआत कर देते हैं। चलिए, सबसे पहला नंबर सवाल कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गया है, पटना है, पश्चिमी चंपारण है या मुजफ्फरपुर है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए, किसके अकॉर्डिंग देखा जाए? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। बाकी गया जिला की बात करें तो गया जो है सबसे गर्म जिला माना जाता है और सबसे ठंडा जिला माना जाता है। ठीक है, सबसे ठंडा और सबसे गर्म, सबसे ठंडा और सबसे गर्म जो जिला है बिहार का वो है गया जिला। बाकी पटना जिला की बात करें तो ये बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी है पटना जिला। ठीक है, मुजफ्फरपुर की बात करें तो जो मुजफ्फरपुर है ये लीची के अग्रणी राज्य है। लीची में जो है ये ज़िला क्या है? आगे है, लीची के मामले में ये ज़िला आगे है। ठीक है, तो बिहार का सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पश्चिमी चंपारण होगा। और पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण जो है ये नेपाल के साथ बाउंड्री को क्या करता है? साझा करता है, नेपाल के साथ बाउंड्री को साझा करता है। और हमारे पश्चिमी चंपारण में एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, VMT, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और नेपाल में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है चितवन टाइगर रिजर्व, चितवन टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और चितवन टाइगर रिजर्व दोनों आपस में बाउंड्री को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो ये भी सवाल जो है बीपीएससी में पूछा गया है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा नंबर 1 सवाल का जो है फुल डिस्कशन यहाँ से हो चुका है, तो इसे आप नोटबुक में नोट करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवालों के हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये सारे जो है लिखे हुए पॉइंट्स इरेज हो जाएंगे, तो आप पहले इसे नोट कर लेंगे। चलिए, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और जबकि सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। ठीक है, चलिए इस बात को भी आप ध्यान देंगे, बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा। नेक्स्ट बोलता है कि बिहार की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, मैथिली है, भोजपुरी है या उर्दू है? तो बिहार का अगर हम लोग राजभाषा की बात करें तो बिहार का राजभाषा जो है वो है हिंदी है। तो इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन बिहार का दूसरा राजभाषा जो है वो हमारा उर्दू है, सेकेंड नंबर का राजभाषा। बिहार का सेकेंड नंबर का जो राजभाषा है, दूसरी राजभाषा बिहार का वो है उर्दू। मैथिली को देखा जाए तो मैथिली को संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है मैथिली को ये राजकीय भाषा का दर्जा, ये मतलब कि राजभाषा का दर्जा दिया गया और मैथिली को भी क्या किया गया? संविधान में जोड़ लिया गया है 2003 में। उस वक्त मैथिली, डोगो, बोगरी और संथाली को जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। उसके बाद भोजपुरी के जनक किसे माना जाता है? भोजपुरी के शेक्सपियर या जनक किन्हें माना जाता है? तो भोजपुरी के जनक या भोजपुरी के जो शेक्सपियर हैं वो हमारे माने जाते हैं भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर को हम लोग मानते हैं, जिन्हें भोजपुरी के जनक और लौंडा डांस का जनक भी माना जाता है। तो इस हिसाब से हमारा सेकेंड नंबर भी जो है फुल डिस्कशन के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी आउट होता है। तो ये सारे सवाल को आप नोटबुक में नोट करेंगे। चलिए,
नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि बिहार का कौन सा शहर सरसों का तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय या दरभंगा। तो देखिए दरभंगा आप फेमस कर सकते हैं मखाना के लिए। मखाना जो है दरभंगा और मधुबनी जिला, मधुबनी जिला और जो दरभंगा जिला है दोनों मखाना के उत्पादन में आगे है। और दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर, जो कि बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है सवाल कि कुशेश्वर स्थान कहाँ था, तो दरभंगा में ही है कुशेश्वर स्थान। बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय जो है बिहार में, बेगूसराय जिला में कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। और एकमात्र गोखुर झील है कांवर झील, ये जो कांवर झील है ये एकमात्र गोखुर झील है और ये बेगूसराय जिला में स्थित है। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में आपका सिगरेट का फैक्ट्री है, सिगरेट का फैक्ट्री है, साथ में बंदूक गोला बारूद का फैक्ट्री है मुंगेर में। बाकी बिहार का भागलपुर जिला की अगर हम लोग बात करें तो भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, रेशम शहर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह रेशम का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक करता है भागलपुर। और जर्दालू आम में और कतरनी चावल में, ये सभी में इसे जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा सेकंड नंबर भी जो प्रश्न है वो क्लियर हो जाता है। चलिए, तो ये सवाल भी वही बता रहा है कि बेगूसराय जो है इसे बिहार का औद्योगिक नगर कहा जाता है और यहाँ जो है सरसों का तेल का प्रमुख उद्योग है। और तेल के लिए जो है तिलहन क्रांति लाया गया था। तेल में बढ़ोतरी के लिए क्या लाया गया था? तिलहन क्रांति। लेकिन डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो डीजल पेट्रोल के लिए कौन सा क्रांति लाया गया था? तो कृष्ण क्रांति या फिर काली क्रांति। कृष्ण क्रांति या फिर काली क्रांति जो है वो डीजल पेट्रोल के लिए लाया गया था। ठीक है, चलिए, तो आप इस पॉइंट को भी आप ध्यान देंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? सारनाथ, बोधगया, वैशाली या राजगीर। तो देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था वो हुआ था बोधगया। वो कहाँ हुआ था? बोधगया। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व जो है लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था और मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व जो है सारनाथ उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, और सारनाथ में ये पहला उपदेश देते हैं, पहला उपदेश। ठीक है, और पहला उपदेश को ही बोला गया क्या? धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, तो आप इस बात को भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी वैशाली जिला की बात करें, जो वैशाली जिला है ये केला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। वैशाली हो गया, हाजीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ये सब। ठीक है, चलिए, राजगीर में जो है किस नंबर की बौद्ध संगति हुई थी? किस नंबर की? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आई होप कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए, वही बोल रहा है कि बिहार के गया जिला में स्थित बोधगया में महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर, निरंजना, और इसी निरंजना को क्या भी वर्तमान में जानते हैं हम लोग? फल्गु के नाम से जानते हैं। और इसी फल्गु के रेतीली मिट्टी में हमें लिथियम और अभ्रक मिलता है, अभ्रक और लिथियम का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट बोलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने कराई? अशोक ने, कुमारगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने या हर्षवर्धन ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाए थे कुमारगुप्त, जो कि गुप्त वंश के राजा थे, और करवाए थे 5वीं शताब्दी में। अशोक की बात करें तो अशोक जो है कलिंग युद्ध लड़ता है, अशोक जो है कलिंग युद्ध लड़ता है। और अशोक जो है ये राजगद्दी पर कब बैठता है? राजगद्दी पर कब बैठता है? तो अशोक जो है राजगद्दी पर 268 बीसी में बैठता है और कलिंग युद्ध 261 बीसी में करता है। बाकी समुद्रगुप्त की बात करें तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन जो है वो स्मिथ के द्वारा कहा गया था। ठीक है, हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन के द्वारा जो है रत्नावली लिखा गया है। रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षवर्धन के द्वारा। और हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी और
हर्षचरित लिखा गया है। तो इस प्रकार आपका चारों ऑप्शनों का डिस्कशन भी हो गया कि अशोक जो है वो कलिंग युद्ध लड़ता है, कुमारगुप्त जो है 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है, समुद्रगुप्त जो है ये इसे नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और नेपोलियन किसने कहा था? स्मिथ ने। हर्षवर्धन ने रत्नावली पुस्तक को लिखा, और हर्षवर्धन के जो ये दरबारी कवि थे बाणभट्ट, वो कादम्बरी और हर्षचरित को लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। ओके, अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने, नष्ट किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट हमारा बोलता है कि बिहार का कौन सा जिला रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर या पटना? तो सिल्क सिटी ही कहा जाता है। भागलपुर को क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी। ठीक है, रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर एक तो रेशम में हो गया, उसके बाद जर्दालू आम में हो गया, जर्दालू आम में इसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद कतरनी चावल, कतरनी चावल में इसे जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, भागलपुर को। मुजफ्फरपुर को लीची में जीआई टैग मिल चुका है, लीची में जीआई टैग। पटना बिहार की तो राजधानी हो गई भाई, राजधानी हो गई। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण, ये भी सवाल पूछा गया है। तो पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था 1786 में। मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर रेशम उद्योग के लिए, जर्दालू आम के लिए, कतरनी चावल के लिए, और गया जो है ये पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, और गया जो है गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है, और गया के जो फल्गु नदी है उसमें से अभ्रक निकाला जाता है। तो गया अभ्रक प्लस लिथियम के लिए प्रसिद्ध है, लिथियम। और साथ में गया बिहार का एकमात्र जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा और जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। ठीक है, तीन सारे पॉइंट्स को आप नोट आउट एवं क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट बोलता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, लालू प्रसाद यादव या कर्पूरी ठाकुर? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बाबू भी, बिहारी बाबू भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लालू प्रसाद यादव की बात करें तो ये बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं 1990 ईस्वी के आसपास। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो एकमात्र दलित बिहार के मुख्यमंत्री बने, दलित नेता जो बिहार के क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, और बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दौलत राम। ये बिहार के पहले गवर्नर होते हैं। ठीक है, और राबड़ी देवी जो है वो, राबड़ी देवी के 2005 में बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था, राबड़ी देवी के शासनकाल में। और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार की पहली महिला अनपढ़ मुख्यमंत्री तो भी राबड़ी देवी होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्हें बिहार का केसरी, बिहारी केसरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बोलता है कि बिहार में छठ पर्व मुख्यतः किस देवता को समर्पित है? शिव को, सूर्य को, विष्णु को, गणेश को? तो ये सभी को मालूम है, बिहार का छठ पूजा जो है ये भगवान सूर्य को समर्पित है। तो इसमें तो कुछ कहने वाली बात है नहीं, आने ही वाली है हमारी छठ पूजा। चलिए, छठ महापर्व सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। यह बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता नहीं है भी सर। नेक्स्ट बोलता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1912 में, 1916 में, 1920 में, 1935 में? तो देखिए 1935 में जो है ये आरबीआई की स्थापना होता है, आप सबको मालूम है, 1 अप्रैल 1935 को। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और 1922 तक चलता है। 1916 में क्या हुआ था? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार करते हैं। बाकी पटना उच्च न्यायालय की 1912 की बात करें तो 1912 में भारत की राजधानी कहाँ से? कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई और 1912 में ही क्या हुआ? ये बंगाल विभाजन, ये बिहार का एक नया बिहार राज्य का गठन हुआ। 22 मार्च 1912 को बिहार का एक नया राज्य के रूप में गठन हुआ। और पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना वो 2016 में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी है, जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तब। और 1916 में गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की भी स्थापना किया गया। ठीक है, 1916 में ही होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया गया। तो बहुत सारे आंदोलन को ये घटना 1916 में घटा। तो आई होप कि आप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। देख लीजिए, पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ। यह भारत के पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। अच्छा, भारत का सबसे पुराना और भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा था? तो वो था कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1862 में किया गया था। ठीक है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना और भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1862 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है, हाथी है, बैल है या गाय है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है, ये आप सबको मालूम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन अगर हम लोग गंगा डॉल्फिन की बात करें तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो वो है आपका भागलपुर में गंगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी कहाँ है? भागलपुर में है। उसके बाद यहाँ से एक और सवाल बन जाएगा कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भी भागलपुर में ही है। तो इस हिसाब से आपका 10वां नंबर भी सवाल क्लियर हो जाता है। तो साथियों, आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अपनी राय जो है वो ज़रूर देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।